नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। आज अपन दोस्तों 9 जुलाई 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल डिस्कस किया था, मतलब 8 जुलाई को जो भी विस्तार में हमने करंट अफेयर डिस्कस किया था, उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। और साथ में 9 जुलाई की जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मतलब जो भी अपडेट्स हैं, जो IBPS PO क्लर्क हो गया, SBI PO हो गया, स्टेट गवर्नमेंट्स के एग्जाम्स होते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्जाम्स होते हैं, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। हम डेली 10-15 मिनट की वीडियो अपलोड करते हैं और मान के चलिए उससे बाहर क्वेश्चंस फ्रेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 जुलाई का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, जो हमने कल डिस्कस किया था। देखिए, हाल ही में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए दोस्तों? तो ये बन गए वैभव सूर्यवंशी, है ना। इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी T20 इंटरनेशनल हुआ था, यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया गया था और इनका इंटरनेशनल डेब्यू हुआ है। और इसके साथ ये यंगेस्ट खिलाड़ी बन गए हैं 15 साल के, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में अपना डेब्यू किया है या इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है ना। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की हाल ही में? तो ब्राजीलियन फुटबॉलर नेमार, है ना। नेमार जिन्होंने ब्राजील की तरफ से सबसे ज्यादा गोल किए हैं और इन्होंने हाल ही में संन्यास या रिटायरमेंट लेने की घोषणा की है। ठीक है ना। हाल ही में किस प्रसिद्ध पंडवानी लोक गायिका का निधन हो गया दोस्तों? तो तीजन बाई का निधन हो गया है। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती थी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 4 जुलाई 2026 को, मतलब जुलाई का जो भी पहला सैटरडे आता है, इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाया जाता है। नेक्स्ट डिस्कस किया था कृषि उत्पाद को भौगोलिक संकेतक जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है रिसेंटली। तो ये प्रदान किया गया दोस्तों सिरसा किन्नौर को, है ना। सिरसा जो कि हरियाणा की एक जगह का नाम है, और यहीं पर सिरसा किन्नौर को GI रजिस्ट्री द्वारा, है ना, GI रजिस्ट्री जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, इसके द्वारा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। वहीं इसी के साथ साथ सिरसा किन्नौर पहला ऐसे कृषि उत्पाद है हरियाणा का, या पहला ऐसा फ्रूट है जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है ना, टैग मिला है। हाल ही में ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीत लिया दोस्तों? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा के T20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस किया था हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का क्या नाम रखा है? तो ये रखा है परशुरामपुरी, है ना। ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर परशुराम जी की जन्मस्थली है। इसी उपलक्ष्य में जलालाबाद नगर का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी कर दिया गया है। हाल ही में जुलाई 2026 में पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में विजेता घोषित कौन हुई है? तो ये हुई है केइको फुजिमोरी, है ना। केइको फुजिमोरी पेरू की नई राष्ट्रपति बन गई है। और पेरू की कैपिटल क्या है दोस्तों? पेरू की कैपिटल है लीमा, है ना। लीमा पेरू की कैपिटल है। हाल ही में UNCTAD द्वारा आयोजित कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ एंड पॉलिसी पर इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स के 9वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। और इस मीटिंग का आयोजन कहां पर हुआ है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टार्टिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर सी, इंश्योरेंस देखो का, है ना। इंश्योरेंस देखो जो कि निजी इंश्योरेंस कंपनी है, इसका ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है ना। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर क्या करते हैं? देखिए, जिस भी कंपनी या जिस भी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं किसी फेमस पर्सनैलिटी को, वो उस ब्रांड का प्रमोशन करता है ना। उसको कितने बेहतर तरीके से प्रमोट किया जाए, तरीका कुछ भी हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट करके, खुद बोल के, है ना, खुद के माध्यम से चीजें प्रमोट करना है ना। तो इंश्योरेंस देखो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो गए हैं सौरभ गांगुली, है ना। इनकी नियुक्ति जुलाई 2026 में हुई है। वहीं कंपनी की ब्रांड पहचान या ब्रांड आइडेंटिटी एवं ग्राहक पहुंच या कस्टमर आउटरीच को मजबूत करना, है ना। कस्टमर तक उस ब्रांड को से अवगत कराना, साथ में उसे प्रमोट करना, उसके बेहतर क्या क्या बेहतर चीज हो सकती है उसके बारे में बताना, ये ब्रांड एम्बेसडर का काम होता है। ठीक है, वहीं अभियान का संदेश रहा है खुद खुलकर खेलो। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRND के महानिदेशक या फिर डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, आलोक कुमार मित्तल को, है ना। देखिए, ये है पिक्चर में, इनका नाम है आलोक कुमार मित्तल। ये हाल ही में BPRND या फिर
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक बन गए हैं, है ना। अच्छा, इनकी नियुक्ति जो है एसीसी यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट द्वारा की गई है और ये 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, है ना। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, हरियाणा कैडर से बिलोंग करते हैं और हाल ही में ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। अच्छा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट की बात हुई है तो इसकी हेड जो अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, है ना। भारत के प्रधानमंत्री जो करेंटली नरेंद्र मोदी जी हैं, यही करंट में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के चेयरमैन भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में नॉर्थ कोरिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो ये नियुक्त किया गया है संजीव जैन जी को, है ना। आईएफएस ऑफिसर संजीव जैन, ये पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं का नाम है संजीव जैन और हाल ही में नॉर्थ कोरिया का इन्हें नया एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, देखिए नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी बोला जाता है ना। इसका ऑफिशियल नाम क्या है, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या हिंदी में बात करें तो लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया, है ना। आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम क्या है, तो नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया, है ना, जिसे नॉर्थ कोरिया के नाम से भी जाना जाता है सामान्य रूप से, है ना। कैपिटल पता होना चाहिए, योंगयांग इसकी कैपिटल है। इसकी मुद्रा या करेंसी चलती है नॉर्थ कोरियन और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के तानाशाह या सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, है ना। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर कौन है, किम जोंग उन। देखिए ब्रांड एम्बेसडर की एम्बेसडर की बात हो रही है, किसी भी कंट्री के एम्बेसडर की बात हो रही है तो ये भारत का किसी विदेशी देश में सर्वोच्च राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है ना। मतलब वहाँ की जो कूटनीति होती है, मतलब पॉलिटिक्स होती है ना, आर्थिक या इकोनॉमी हो गई, सांस्कृतिक हो गई, रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाना जो है एम्बेसडर का प्रमुख काम रहता है ना। भारत की ओर से जो वहाँ पे एनआरआईज रहते हैं उनकी हेल्प करना, उनकी एम्बेसी से संबंधित हेल्प करना, कोई भी आपदा विपदा आ जाए तो उससे रिलेटेड उनकी मदद करना, ये मुख्य काम होता है भारत की तरफ से वहाँ पे जो एम्बेसडर नियुक्त होते हैं, है ना। प्रत्येक कंट्री में भारत के एम्बेसडर या राजदूत रहते हैं और इनका मुख्य काम यही रहता है ना। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और ये विदेश मंत्रालय या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अधीन या अंतर्गत कार्य करते हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है, तो ये मनाने की घोषणा की है टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी, है ना। टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी, है ना। देखिए हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ये ऑफिशियल या आधिकारिक यात्रा पर थे इंडोनेशिया की, है ना। 6 से 8 जुलाई के मध्य इनकी यात्रा थी और यहीं पर इनके द्वारा भारत और इंडोनेशिया द्वारा संयुक्त रूप से, है ना, टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी घोषित किया है 2026 को। क्यों घोषित किया है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर की 1927 की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर जी आज ही के दिन या जुलाई में 1927 में इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे और उनकी 100 वर्ष पूर्ण होने पर टैगोर देवंतरा ईयर ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल डिप्लोमेसी वर्ष घोषित किया है 2026, है ना, जुलाई 2026। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा कब से कब तक है, 6 से 8 जुलाई। कब से कब तक है दोस्तों, 6 से 8 जुलाई के मध्य, ठीक है ना। अच्छा देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात हो रही है तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। जैसे ये नोबेल पुरस्कार विजेता है साहित्य में या लिटरेचर में, इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले ऐसे एशियाई हैं, मतलब एशियन कंट्रीज में पहले ऐसे एशियाई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया था नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि, है ना, इनका जो लेख था गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट है भारत का राष्ट्रगान जो है या नेशनल एंथम जनगण मन, इसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। वहीं बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम या राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, है ना, आमार सोनार बांग्ला, इसके रचयिता भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ही हैं। वहीं शांति निकेतन जैसे या फिर विश्व भारती विश्वविद्यालय जैसे विद्यालयों के संस्थापक भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और गीतांजलि लेख के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1913 में। देखिए इंडोनेशिया की बात हो रही है तो कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कैपिटल जकार्ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नई कौन सी बनने वाली है, नुसंतारा, है ना। यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया और वहीं राष्ट्रपति का नाम है प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है ना।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के किस विशेष आर्थिक क्षेत्र में भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु का पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि मलंग इंडोनेशिया में है ना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो मलंग में है, सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु का एक विदेशी परिसर या एक यूनिट स्थापित करने की घोषणा की है ना। देखिए IIM बेंगलुरु बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे IITs होते हैं ना, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसी प्रकार IIM बेंगलुरु भी है, जिसकी स्थापना 1973 में हुई थी। और इसका इसका परिसर जो है या इसका जो कॉलेज है वो बेंगलुरु में है ना। भारत के शीर्ष प्रबंध संस्थान जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसमें से सबसे टॉप का मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। वहीं सिंघासारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि मलंग में स्थित है, मलंग इंडोनेशिया में, यहाँ पर इसका एक परिसर बनाने की घोषणा की है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की द्वारा, है ना। जो इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे, यहीं पर इनके द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिनतेंग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, है ना। बिनतेंग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना। हाल ही में इंडोनेशिया द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान भारत के प्रधानमंत्री को दिया गया है, जिसका नाम है बिनतेंग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है ना। देखिए इंडोनेशिया की बात अभी भी हमने बात करी थी, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कैपिटल जकार्ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल नुसंतारा है, यहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, राष्ट्रपति का नाम है प्राबोवो सुबियांतो और ऑफिशियल लैंग्वेज चलती है भाषा इंडोनेशिया, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में 7 जुलाई 2026 को निधन हुए ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम था लेट श्री गिरीश भारद्वाज, है ना। ये पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं गिरीश भारद्वाज, और इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, और 7 जुलाई 2026 को इनका निधन हो गया है ना। अच्छा, क्यों बोलते थे ब्रिज मैन ऑफ इंडिया? क्योंकि जो हैंगिंग फुट ब्रिज होते थे या झूला पैदल पुल जैसे बोला जाता था, इसको मतलब इसको बहुत कम पैसे में या कम लागत में इनके द्वारा निर्माण किया गया था, है ना। ये इनकी पिक्चर दिख रही है, ये जो पीछे झूला दिख रहा है, इस जो पीछे झूला टाइप से दिख रहा है, ये पुल है ना, पैदल लटकने वाला या हैंगिंग ब्रिज इसे बोलते हैं। इसको बहुत ही कम लागत में इनके द्वारा निर्माण किया गया था, और इसी उपलक्ष्य में इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ना, गिरीश भारद्वाज जी को। वहीं 7 जुलाई 2026 को उनका 76 वर्ष की उम्र के रहते निधन हो गया है। निधन कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सूलिया, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक में, है ना। सूलिया जो कि दक्षिण कन्नड़ में है, कर्नाटक में, यहाँ पे इनका निधन हुआ था। वो भारत में कम लागत वाले हैंगिंग फुट ब्रिज के निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें ब्रिज मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम मिजोरम यूनिवर्सिटी एजोल को, है ना। मिजोरम की कैपिटल एजोल है, और यहीं पर जो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, यहाँ पे इसे 21वां डेजिग्नेटरी रिपोजिटरी घोषित किया है। अच्छा, क्या होता है डेजिग्नेटेड रिपोजिटरी? देखिए, डेजिग्नेटेड का हिंदी अर्थ होता है अधिकृत, और रिपोजिटरी का मतलब होता है स्टोर करना, मतलब अधिकृत रूप से किसी चीज को स्टोर करना। तो यहाँ पर क्या चीज स्टोर की जा रही है? बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, है ना। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन मतलब जो जैव विविधता से संबंधित जो नमूने होते हैं, जैसे कि जीवित जानवर हो गए, जीवित सूक्ष्म जीव हो गए, पौधे हो गए, उसका जो नमूना है उससे संरक्षित किया जाता है, और सुरक्षित एवं प्रमाणित रूप से संरक्षित किया जाता है ना। इन नमूनों का उपयोग जो है वैज्ञानिक अनुसंधान, जो साइंस में जो रिसर्च होती है, साइंटिफिकल रिसर्च होती है, उसके उपयोग के लिए किया जाता है। जैव विविधता संरक्षण, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो संरक्षण होता है उसके रिलेटेड ना, या भविष्य के शोध कार्यों में इसका ऐसे जो स्पेसिमेन को जो स्टोर या सुरक्षित किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। और ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ये काम किया जाता है ना। देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या होता है? भारत की जो जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब जीवित पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव हो गए हैं, है ना, इन सबको किस प्रकार संरक्षण प्रदान किया जाए, इन्हें कैसे कंजर्व किया जाए, इससे रिलेटेड सारी चीजें इस एक्ट के अंदर हैं।
है ना। देखिए उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल की यदि बात करें, मान लीजिए किसी भी फॉरेस्ट में एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका विदेशी कंपनी उपयोग करके करोड़ों रुपए कमा रही है उसको एक्सपोर्ट करके, है ना। तो इस अधिनियम के तहत वो उस पौधे का या उस जड़ी बूटी का उपयोग आसानी से नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट से उसे परमिशन ना मिले, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब तक परमिशन नहीं मिलती है, जब तक वो उस चीज का या उस जड़ी बूटी का फायदा उठाकर आप इकोनॉमिक या आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये सारे नियम या ये सारे प्रावधान बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। वहीं इसे 2002 में लागू किया गया था, है ना। तो ये थे सारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।